1990 में आई फिल्म आशिकी तो आप सभी को याद ही होगी। इस फिल्म के गानों ने रातों रात कई लोगों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इस फिल्म से ही नदीम श्रवण की जोड़ी हिट भी हुई थी और साथ ही साथ कुमार शानू को नए किशोर कुमार, अनुराधा पोडवाल को नया लता मंगेशकर, तो सोनू निगम को नए दौर का रफीक कहा जाने लगा था। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था टी सीरीज ने, जिसमें टी स्टैंड्स फॉर त्रिशूल, जिसके मालिक थे गुलशन कुमार। खास बात यह है कि गुलशन कुमार ने बेहद ही कम वक्त में इस इंडस्ट्री में ऐसा कमाल कर दिखाया था कि बच्चे से लेके बूढ़े तक, गांव की गलियों से लेके शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों तक, रिक्शा चलाने वाले से लेके एरोप्लेन में सफर करने वाले लोग भी टी सीरीज की कैसेट्स खरीदा करते थे। टी सीरीज ने उस दौर की बड़ी कंपनी टिप्स और सारेगामा को भी पीछे छोड़ दिया था। अब जाहिर सी बात है, जहां इतनी सारी कामयाबी एक साथ आती है, वहां थोड़ी बहुत दुश्मनी और जलीसी भी आती है साथ में। और इसी दुश्मनी ने एक दिन गुलशन कुमार की जान ले ली। आइए जानते हैं कि कैसे दिल्ली के दरियागंज में एक जूस की दुकान चलाने वाला मामूली आदमी बना बॉलीवुड का कैसेट किंग। 5 मई 1951 ये वो तारीख है जब गुलशन कुमार का जन्म हुआ था। वैसे गुलशन कुमार का पूरा नाम गुलशन कुमार दुआ था। पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली दिल्ली आ गई थी। उनके फादर दिल्ली के दरियागंज में एक जूस का स्टॉल चलाते थे, जहां पर गुलशन भी काम किया करते थे। लेकिन बाद में उनके फादर ने एक शॉप खरीदी। इस शॉप में कैसेटें बेचा करते थे और यहीं से गुलशन कुमार का इंटरेस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री की ओर और ज्यादा बढ़ गया। गुलशन कुमार को लगा कि इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है आगे बढ़ने का। वो इसे आगे ले जाना चाहते थे और दिन रात मेहनत करने लगे। गुलशन ने खुद कम बजट वाली कैसेटें बनाना चालू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री। उनके कैसेट्स दूसरे लोगों के कंपैरिजन में मार्केट में काफी ज्यादा बिकती थी। एक तो प्राइस भी कम होता था और उससे उनकी कंपनी को फायदा भी बहुत ज्यादा होता था। उन्होंने नोएडा में अपनी कंपनी भी लॉन्च कर दी थी। गुलशन कुमार की इस नई म्यूजिक कंपनी में पुराने गानों के कवर भी मिलते थे, जिसकी वजह से उनकी कंपनी काफी पॉपुलर हो गई थी बहुत कम समय में। साथ ही उन्होंने कई नए एस्पायरिंग आर्टिस्ट को भी काम दिया था। इसके बाद गुलशन कुमार नहीं, बहुत बड़े स्टार बन गए थे। उसी के चलते चलते गुलशन कुमार को लगा कि उन्हें अपनी इस म्यूजिक कंपनी को और आगे बढ़ाना चाहिए। बस आपको पता ही है, वो पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई में। टी सीरीज की शुरुआत। मुंबई पहुंचकर गुलशन कुमार ने अपनी म्यूजिक लेबल का नाम बदलकर टी सीरीज रखा। टी का मतलब त्रिशूल, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। दरअसल गुलशन कुमार एक बेहद ही धार्मिक व्यक्ति थे, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो इसीलिए उन्होंने टी का मतलब त्रिशूल ही रखा। शुरुआत में तो टी सीरीज ओल्ड सॉन्ग की पायरेटेड कवर निकाला करती थी और उसको बेचा भी करती थी। इवेंचुअली हुआ क्या, टी सीरीज ने नए जो तुरंत रिलीज हुए गाने होते थे उनके भी पायरेटेड कवर बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उस वक्त में काफी सारे म्यूजिक लेबल जो कि बड़े बड़े थे, जैसे कि टिप्स और सारेगामा, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। गुलशन कुमार नए आए कॉपीराइट एक्ट की वजह से ये सब करा करते थे, जिसकी वजह से बाकी की जो म्यूजिक इंडस्ट्री वाले थे वो गुलशन कुमार से काफी नाराज रहा करते थे। बस यहीं से हुई दुश्मनी की शुरुआत, या फिर मैं कहूँ जेलिसी की शुरुआत। भक्ति सॉन्ग्स, इतना ही नहीं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुलशन कुमार खुद एक धार्मिक व्यक्ति थे, तो इस चीज को अपनी म्यूजिक लेबल में भी उतारा उन्होंने। ये शायद पहली बार था जब इतने बड़े लेबल से भक्ति गाने बनाए जा रहे थे। गुलशन कुमार खुद भगवान शिव और वैष्णो देवी के बड़े भक्त थे। गुलशन कुमार खुद कई सारे वीडियोस में खुद दिखाई भी देते थे। गुलशन कुमार ये समझते थे कि मार्केट में भक्ति गानों का बहुत स्कोप है और उन्होंने इसका फायदा बहुत अच्छे से उठाया। टी सीरीज की वैरायटी की वजह से हर कोई टी सीरीज की कैसेट्स खरीदा करता था। गुलशन कुमार के विजन और मेहनत की वजह से ये हुआ कि टी सीरीज 1997 आते आते 500 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। बॉलीवुड और नदीम से दुश्मनी। 11 जुलाई 1983 में बनी टी सीरीज को पहला बॉलीवुड ब्रेक मिला था। 1988 में आमिर खान और जूही चावला की सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक, इस फिल्म की 80 लाख कैसेट बिकी थी। और इसके बाद 1990 में आई थी फिल्म आशिकी, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। इसी फिल्म से कुमार शानू और अनुराधा पोडवाल जैसे सिंगर्स को पहचान मिली और इसी फिल्म की वजह से नदीम श्रवण की जोड़ी भी हिट हुई। नाम याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। टी सीरीज की कामयाबी का आलम यह था कि 1997 तक 65% मार्केट पर कब्जा हो चुका था टी सीरीज का।
हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट टी सीरीज के पास थे, लेकिन कौन जानता था कि ये कामयाबी एक दिन गुलशन कुमार की जिंदगी खत्म कर देगी। जिन लोगों को गुलशन कुमार ने ही पहचान दी थी, किसको पता था कि गुलशन कुमार की जिंदगी को खत्म करने में भी उन्हीं लोगों का नाम आएगा। दरअसल 1997 में नदीम श्रवण की जोड़ी के नदीम सैफी ने एक एल्बम लॉन्च किया। इस एल्बम का नाम था हाय अजनबी और इसके कुछ गानों को खुद नदीम ने गाया था। अब नदीम चाहते थे कि टी सीरीज इस एल्बम्स के राइट्स खरीद ले और इसे प्रमोट करे, लेकिन गुलशन कुमार को ये एल्बम अच्छी नहीं लगी, इसीलिए वो पहले तो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में किसी तरह नदीम ने उन्हें मना लिया और उन्होंने इस एल्बम के राइट्स खरीद लिए। यहाँ तक कि टी सीरीज ने इस एल्बम के प्रमोशन के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करी। तुमसे मिला था कॉलेज में, इसके लिए वीडियोस बनवाई, एल्बम की हर तरीके से प्रमोशन की, मगर अंत में हुआ क्या, एल्बम फ्लॉप हो गई और नदीम ने इसका जिम्मेदार ठहराया गुलशन कुमार को। नदीम का कहना था कि पब्लिसिटी ठीक तरह से ना होने के कारण एल्बम फ्लॉप हुई है और इसी लड़ाई और तनातनी के दौरान एक बार नदीम ने गुलशन को देख लेने की धमकी भी दे डाली। अब आप तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि देख लेना क्या होता है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का काफी पुराना याराना रहा है। नदीम से झगड़े के बाद 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास एक फोन आया। ये फोन अंडरवर्ल्ड से आया था। फोन करने वाले ने खुद को अबू सलीम बताया। गुलशन ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, वैष्णो देवी में रोज लंगर खिलाते हो, कुछ हमें भी खिलाओ। इसके बाद अबू सलीम ने गुलशन कुमार से 10 खोखे यानी कि 10 करोड़ की रंगदारी मांगी। अब तक ये कॉल एक नॉर्मल अंडरवर्ल्ड कॉल था, लेकिन अबू सलीम के अगले सवाल ने इसे आपसी दुश्मनी के रंग में भी रंग दिया था। अबू सलीम ने गुलशन से पूछा कि तुमने नदीम की एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। गुलशन ने इसके जवाब में कहा कि नदीम की आवाज ही अच्छी नहीं थी, इसीलिए एल्बम फ्लॉप हो गई। बस सर के ऊपर पानी जा चुका था ये बात बोलते ही। इसके बाद 4 दिन बाद 9 अगस्त को अबू सलीम का कॉल दूसरी बार आया। दोबारा पैसे की मांग की गई। अबू सलीम ने कहा, लगता है तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। धमकी देते हुए उसने इस बार पुलिस का भी जिक्र किया। उसने कहा, तुम अभी तक पुलिस के पास नहीं गए, मतलब तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो, आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और इतना कहकर अबू सलीम ने फोन काट दिया। लेकिन इसके बाद भी गुलशन कुमार पुलिस के पास नहीं गए। उन्हें लगता था कि पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा, बस यही शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो कुछ आगे होने वाला था, गुलशन कुमार का असैसिनेशन कह लीजिए या फिर जो भी पूरी प्लानिंग थी वो पहले से हो चुकी थी। दरअसल बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। उस पार्टी में बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए थे, जैसे सलमान, शाहरुख, संजय दत्त, ये सब आए हुए थे। और इसके साथ साथ में अंडरवर्ल्ड से भी काफी पावरफुल लोग आए हुए थे, जैसे दाऊद इब्राहिम, डॉन को कौन भूल सकता है। और वहीं पे कहीं ना कहीं नदीम भी थी। माना यह जाता है और कहा भी यह जाता है कि वहीं से ये सारी प्लानिंग शुरू हुई थी कि कैसे गुलशन कुमार की बढ़ती सक्सेस को रोका जाए और कैसे इनका खात्मा किया जाए। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो सिर्फ गुलशन कुमार ही जानते हैं, और जिन्होंने इसकी प्लानिंग करी सिर्फ 16 गोलियां और गुलशन कुमार का असैसिनेशन। 12 अगस्त 1997 दिन मंगलवार। हर दिन की तरह गुलशन कुमार जीतनगर में बने शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। 4 साल पहले गुलशन कुमार को यह मंदिर दिखा था और गुलशन ने ही इस मंदिर को खूबसूरत बनाने का जिम्मा उठाया था। मंदिर की रिनोवेशन के लिए टाइल्स लगवा दी गई थी और तब से ही गुलशन कुमार हर दिन सुबह शाम यहाँ पूजा करने आते थे। मतलब उनका रूटीन फिक्स था और इस बारे में सबको पता था, यानी कि उनके दुश्मनों को भी। इस दिन गुलशन कुमार के गार्ड भी उनके साथ नहीं थे। तबीयत खराब होने की वजह से वो घर पर ही रुके हुए थे। पूजा करने के बाद जब गुलशन अपनी गाड़ी की तरफ वापस आए तो गुलशन को अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर महसूस हुई। पीछे से आवाज आती है, बहुत कल्ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। और इतना कहकर उसने गोली चलाई जो गुलशन के माथे को छू कर निकल गई। उस झटके से गुलशन कुमार जमीन पर गिर गए और उनके हाथ में पूजा की थाली थी, वो नीचे गिर के बिखर गई। गोली लगने के बाद गुलशन ने भागने की बहुत कोशिश की। उन्होंने पास में एक घर से मदद मांगने की गुहार लगाई, उनसे बहुत कोशिश करी, मगर घर में मौजूद औरत ने दरवाजा बंद कर लिया। गुलशन ने कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन अंडरवर्ल्ड का खौफ ही इतना था कि दरवाजा कोई खोलने को तैयार नहीं था। गुलशन के ड्राइवर ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके दोनों पैरों पे गोली लगते ही वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद अटैकर्स ने गुलशन कुमार पर 16 गोलियां चलाकर उनकी पीठ और गर्दन छन्नी कर दी। मगर क्या करें, 16 गोलियां लगने के बाद जान तो बिल्कुल नहीं बची। गुलशन वहीं पे गिर जाते हैं। जहां गुलशन कुमार ने दम तोड़ा उस दीवार के ऊपर एक टाइल लगी थी जिस पर एक देवी की फोटो थी। जिन फिल्मों के लिए गुलशन कुमार म्यूजिक देते थे, ये सब कुछ ठीक वैसे ही था। ये सब कुछ सिर्फ 2 मिनट में हो चुका था। आधा घंटे बाद पुलिस आती है और गुलशन कुमार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उन्हें डेड
डिक्लेयर किया जाता है। हालांकि गुलशन कुमार की लेगेसी आज भी जिंदा है। टी सीरीज आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है, मगर इस नाम को पहचान देने वाले को कितना इंसाफ मिला ये कहना मुश्किल है। गुलशन की मौत के पीछे अंडरवर्ल्ड तो था ही, साथ ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ और भी चौंकाने वाले नाम सामने आए। ये नाम था नदीम सैफी और टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का। नदीम के साथ ही रमेश तौरानी ने भी गुलशन कुमार की 25 लाख की सुपारी दी थी। हालांकि न ही अबू सलीम, न ही नदीम और न ही रमेश तौरानी को इसकी सजा मिल पाई। रमेश के खिलाफ पुलिस के पास एविडेंस नहीं थे और नदीम सैफी तब तक मुंबई छोड़कर लंदन जा चुके थे। कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज्यादा है, लेकिन आज तक इसके पीछे किसका हाथ था, किसका दिमाग था, इसके बारे में पता नहीं लग सका। कहा तो ये भी जाता है कि उनका जो गार्ड जो उस दिन छुट्टी पे था क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो भी इस प्लानिंग में शामिल था। उसे भी पैसे खिलाए गए थे, क्योंकि अगर उसी दिन उसको नहीं आना था और उसी दिन ये सब कुछ होना था, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये तो दुश्मनों की बात है, बहुत सारे अपने भी इस साजिश में शामिल थे। बहुत सारे अपने इस वजह से क्योंकि उनके डेली रूटीन के बारे में जो दुश्मनों को बताया जाता था वो कोई अपना ही बताता था। अब आखिर में सच क्या है, झूठ क्या है, ये आज तक किसी के सामने नहीं आया। वरना गौर करने वाली बात है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और उनके मर जाने के बाद उनका बेटा भी उस बारे में कुछ नहीं कहता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ाता है और ये राज सिर्फ राज रहता है। कहीं ना कहीं क्या भूषण कुमार भी अंडरवर्ल्ड से इतना खौफ खा गए थे कि उन्हें अपनी जान की परवाह ज्यादा थी? आज तक इस बात पे चुप्पी उठाई जाती है, मगर असलियत क्या है किसी को नहीं पता। वैसे आप सभी को क्या लगता है, ये किसी अपने की साजिश थी? जो इसके पीछे असलियत में था वो जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है ना, वो आज भी कहीं ऊंची सी बिल्डिंग पे बैठा हुआ इस चीज को हमेशा सोचता होगा कि वो आज तक नहीं पकड़ा गया। आपका जो भी कहना है, जो भी समझना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।